हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम लोग अभी पढ़े हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर, कोफैक्टर और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बाद कुछ जो है कि प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ क्वेश्चन बना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जितना से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है उस लेवल का दूर दूर तक तैयारी आपका बढ़िया से बढ़िया हो जाए। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइनर और कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, जैसे डेल्टा बराबर दिया गया है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। किसी भी एलिमेंट के माइनर को, यानी हम कह सकते हैं कि ए आई जे के माइनर को हम लोग यम आई जे से सूचित करते हैं और ए आई जे के कोफैक्टर को सी आई जे से, कोफैक्टर का पहला लेटर सी है, सी आई जे से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। कहीं कहीं इसे किसी किसी किताब में कैपिटल ए आई जे से भी सूचित किया गया है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे निकालते हैं माइनर और कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ए हमको निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A11। A11 का मतलब क्या? A11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ए है, यानी ए का माइनर निकालना है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए आई जे के माइनर का सिंबल यम आई जे होता है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 का माइनर यानी यह हो जाएगा M11। कैसे निकालते हैं? तो M11 बराबर जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके रो को छोड़ देते हैं और कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचेगा उसको हल कर देंगे। तो y z q r, इसको हम लोग हल कर देंगे। y r माइनस z गुना q z q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग को निकालना होगा माइनर ऑफ एलिमेंट M21, यानी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो। सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में यक्स है, यानी यक्स का निकालना है माइनर। यक्स का माइनर निकालेंगे तो यक्स के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे तो हो जाएगा बी सी क्यू आर। त्रिया गुना कर देंगे बी आर माइनस क्यू सी, यही आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम लोग माइनर ऑफ एलिमेंट A23 का मतलब हुआ सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट।
यहाँ भी वही होगा, ए होगा, A21 का। इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर का सिंबल हो जाएगा M21। तो माइनर निकालना है A21 का, सिंबल हो जाएगा M23। M23 का मतलब इसका माइनर M23। तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में Z है, Z का निकालना है माइनर। Z के रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, ABPQ। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख करके हल कर देना है। A गुना Q AQ माइनस B गुना P BP, यही आंसर हो जाएगा। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर सहखंड, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 बराबर, यहाँ हम लोग जैसे निकालना है कोफैक्टर ऑफ AIJ, तो AIJ का कोफैक्टर होता है -1 के पावर में I प्लस J MIJ, यानी जो माइनर होता है बस वही होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो साइन है साथ साथ चलेगा। अभी हम लोग पिछले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है। I और J को जोड़ देते हैं, अगर सम संख्या आता है तो प्लस और विषम संख्या आता है तो माइनस। तो यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन जो है उसको हम लोग केयर करेंगे। जैसे A11 है, A11 ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों समान होगा। क्यों? क्योंकि -1 के पावर में 1 + 1 MIJ, तो -1 के पावर सम संख्या यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी यह MIJ हो जाएगा। यानी I का मान 1, J का मान 1, M11, और M11 का मान हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं कि इस एलिमेंट A के रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो YZQR बचेगा, और YZQR बचेगा, इंटीरियर गुना करेंगे तो YR माइनस ZQ, यानी यहाँ भी हम लोग का वही आ जाएगा जो ऊपर में दिया गया है YR माइनस ZQ। लेकिन अगर हमको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, -1 के पावर में 2 + 1 और M21, यानी जो माइनर ऊपर में आ चुका है बस उसमें माइनस लगा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं जो ऊपर में निकाल चुके हैं माइनर। कोफैक्टर सहखंड, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, -1 के पावर में 2 + 3 M23, यानी माइनस M23। इसके स्थान पर जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो वही जो ऊपर में आया था वही होगा, ABPQ। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, -AQ माइनस BP, यही ऊपर में भी आया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में M23 का वैल्यू AQ माइनस BP, यानी कि A23 के रो और कॉलम को छोड़ने पर हम लोग को ये प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर कोफैक्टर में भी छोड़ने पर ये प्राप्त होगा, बस उसमें क्या होगा कि माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, अगर विषम आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा, और सम संख्या आएगा तो माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, यानी उसका माइनर और कोफैक्टर एक जैसा ही होगा।
चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। कोफैक्टर का मतलब सखंड होता है और ये माइनर का मतलब होता है उपसारणिक। उपसारणिक उपसारणिक। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप लोग माइनर और कोफैक्टर समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बना करके उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जो घर में बैठे हुए हैं इस समय लॉकडाउन की वजह से सारा कोचिंग सारा क्लास बंद चल रहा है, जो लोग घर में बैठे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन घर पर बैठ करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट में ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट का रूल कहता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी जो चीज़ हम लोग लिखे हैं फर्स्ट रो में उसको लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम में, और जो लिखे हैं सेकेंड रो में उसको लिख देते हैं सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ तीर का निशान होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए तो सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो इक्वल हो जाए, ए बी सी, कोई भी दो रो इक्वल हो जाए, या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए, ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका मान जो है कि 0 होगा। अगला प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा। 0 0 0 ए बी सी पी क्यू आर बराबर एक कॉलम 0 हो जाए या एक रो 0 हो जाए, 0 0 0 ए बी सी पी क्यू आर। किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका वैल्यू जो है कि 0 होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4, डिटर्मिनेंट में जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो को किसी रो में जोड़ सकते हैं, या किसी रो को किसी रो में घटा सकते हैं, या कॉलम को कॉलम में जोड़ सकते हैं, कॉलम को कॉलम से घटा सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले रो का काम करते हैं। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि R1 में R2 को जोड़ दें। ये आपका R1 है, ये R2 है। R1 में R2 को जोड़ना चाहते हैं। अब इसको R2 के जगह पर भी लिख सकते हैं और R1 के जगह पर भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं जो क्रिया करना है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। यानी हम लोग R1 के स्थान पर लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं?
तो R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 यानी R1 में R2 को जोड़ के लिखना चाहते हैं। तो A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस जेड, ये आपका R1, ये R2। हम लोग जो है कि इसको A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस जेड। अब एक्स, वाई, जेड, P Q R, बाकी दो रो को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं आता है। बस शर्त क्या है, यहाँ जो क्रिया करेंगे R1 करेंगे तो R1 टेंस टू स्टार्ट करेंगे R1 से ही, और R1 के गुना में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर यहाँ नंबर देंगे तो उतना ही से भाग करना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग इतना ही जानेंगे कि R1 टेंस टू लिखेंगे तो R1 से स्टार्ट करेंगे, आगे जो भी होगा चलेगा। आइए इसको एक बार और हम लोग क्रिया करके देखते हैं। यहाँ इसी को मान लीजिए यही आपका डेल्टा बराबर दिया गया है, और इसको हम लोग एक बार फिर से क्रिया करते हैं। इस बार हम लोग करते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2R3। हाँ, R3 में हम लोग 2 से गुना करके तब घटाएंगे, लेकिन ऐसा का हम लोग 2 से गुना 3 से गुना हम लोग R2 में नहीं कर सकते हैं। R2 टेंस टू तो R2 ही लिखेंगे, R1 टेंस टू तो R1 ही लिखेंगे, R3 टेंस टू तो R3 ही लिखेंगे। आगे हम लोग जिस रो में जितना से गुना करके चाहें तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आइए इसको हम करके देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ R2 में परिवर्तन करना है, R1 और R3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, A B C, और R2 के स्थान पर R2 एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड और R2 से गुना करके R3 में घटाना है। तो ये आपका 3 एलिमेंट हो गया आपका R2 का, और 3 एलिमेंट हो गया R3 का। हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग घटाएंगे, R2 के पहले एलिमेंट को R3 के पहले एलिमेंट को घटाएंगे। तो एक्स माइनस 2 से गुना कर देंगे, एक्स माइनस 2P, वाई माइनस 2Q, जेड माइनस 2R और PQR। ऐसा क्रिया करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही काम हम लोग जो है कॉलम में कर सकते हैं। आइए कॉलम में भी करके देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग कॉलम में क्रिया। तो 5वां प्रॉपर्टीज है, जैसे डेल्टा बराबर दिया गया है ABC PQR XY Z, ये दिया गया है। हम लोग को कॉलम का क्रिया करना है। तो कॉलम में क्रिया कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं क्रिया क्या करना। आप क्या करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C3, C1 माइनस 2C2 और प्लस C3, जो आप क्रिया करना चाहेंगे उसको लिख लीजिए। हम लोग ये क्रिया अपने मन से नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार करते हैं। अब जैसी आवश्यकता क्वेश्चन में होगी उसके अनुसार किया जाता है। फिलहाल यहाँ हम लोग थ्योरी में सीख रहे हैं कैसे करते हैं। C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2 प्लस C3, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो C1 के स्थान पर लिखना है C1 माइनस 2C2, C2 में 2 से गुना घटाना है, तत्पश्चात C3 को जोड़ देना है। तो C1 में 3 एलिमेंट A P X, C2 में B Q Y और C3 में C R Z। अब हम लोग को कैसे करना है, तो पहला एलिमेंट C1 का, उसमें से 2 से गुना करेंगे C2 के एलिमेंट में, पहला एलिमेंट में, और C3 का पहला एलिमेंट को जोड़ देंगे, यानी A माइनस 2B प्लस C3 यानी प्लस C, उसके बाद P माइनस 2Q प्लस R, X माइनस 2Y प्लस Z।
अब बाकी C1 में परिवर्तन है, C1 टेंस टू C1 से ही स्टार्ट करेंगे, इसे गुना में कोई संख्या नहीं रहेगा। बाकी दो कॉलम ज्यों का त्यों B Q Y C R Z, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक बार इसको फिर से क्रिया करते हैं। मान लेते हैं ये नहीं दिया गया, यही है, और इसको हम लोग अलग तरीका से क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग C1 टेंस टू, या इस बार हम लोग C3 ले लेते हैं, C3 टेंस टू, तो C3 टेंस टू C3 से ही स्टार्ट करेंगे और इसे गुना में कुछ नहीं होगा। -2C3 कर दीजिए, -2 के जगह पर 5 कर दीजिए, 5C2, या C3 माइनस 5C1 कर दीजिए। जो आपको करना हो, जैसा आपको आवश्यकता हो, उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। अब हमको C3 यानी C3 में परिवर्तन, इसका मतलब ये है कि C1 और C2 ज्यों का त्यों रहेगा। A P X B Q Y C3 टेंस टू, अब C3 के स्थान पर CRZ, अब CRZ, तो C3 के स्थान पर आपका CRZ, क्या करना है तो 5 से गुना करके C1 में घटाना है, तो C माइनस 5A R माइनस 5P Z माइनस 5X। इस तरह से इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे। यानी डिटर्मिनेंट में किसी रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी कॉलम में किसी कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी एलिमेंट से गुना करके घटा सकते हैं, किसी एलिमेंट से गुना करके जोड़ सकते हैं। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6 जोड़ घटाव। अब गुना पर आते हैं। जैसे किसी एलिमेंट से डिटर्मिनेंट में गुना करना है, A B C P Q R X Y Z, किसी एलिमेंट से गुना करना है। मान लेते हैं K से गुना करना है, तो कैसे करेंगे, तो K से गुना करना है किसी डिटर्मिनेंट में, इसमें किसी भी रो में या कॉलम में गुना कर सकते हैं K से। आप जो है कि K से गुना फर्स्ट रो में कर सकते हैं, सेकंड रो में कर सकते हैं, थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, किसी भी एक रो में या एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट में कर दिए, तो हो जाएगा A K B K C K, उसके बाद P Q R X Y Z। ठीक है, हम लोग चाहें K से गुना फर्स्ट में करें या किसी कॉलम में कर लेते हैं। मान लेते हैं हमको सेकंड कॉलम में गुना करना है, तो A P X, इस K का गुना सेकंड कॉलम में करते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। B K Q K Y K, उसके बाद C R Z, और हमको कॉमन लेना होगा। जैसे मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ये पहले से दिया गया है और हम देख रहे हैं किसी खास नंबर से उसमें मल्टीप्लाई है, तो उसको हम कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं, यानी K को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा पुनः A P X B Q Y C R Z। तो डिटर्मिनेंट में जोड़ घटाव हम लोग गुना सीख लिए। एक और प्रॉपर्टीज हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7, डिटर्मिनेंट का एक गुण है, जैसे दिया गया है A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2
पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो डिटर्मिनेंट में अगर जोड़ के रूप में दो दो संख्या दिया गया है, इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1 P Q R, सेकेंड रो का एलिमेंट ज्यों का त्यों, और एक्स वाई जेड प्लस उसके बाद सेकेंड एलिमेंट पकड़ेंगे A2 B2 C2, A2 B2 C2 P Q R एक्स वाई जेड। यानी इसको हम लोग जो है कि दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन बना करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स of each element of डेल्टा इक्वल टू दिया गया है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2। हम इसमें से 2-3 एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल देते हैं। चलिए आप लोग देखिए, जैसे हमको निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट A11 यानी 1 का माइनर, तो ये हो जाएगा M11, और M11 बराबर इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा -1 2 5 2। 2 गुना -1 -2, 5 दूना के 10 -10 -12। और इसी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ये हो जाएगा C11, और C11 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं -1 के पावर में 1 + 1 M11, तो -1 के पावर में इवन नंबर प्लस हो जाएगा, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर एक ही आएगा। अगर यहाँ जोड़ने पर विषम संख्या आता तो इसमें माइनस से गुना हो जाता। जैसे एक और एलिमेंट का निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। हमें लगता है कि आप लोग माइनर और कोफैक्टर बढ़िया समझ गए होंगे। माइनर ऑफ एलिमेंट A32, A32 का सिंबल हो जाएगा M32, और M32 बराबर इस एलिमेंट का, यानी कि थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में, यानी 5 का निकालना है माइनर, तो 5 के कॉलम को छोड़ दीजिए और रो को छोड़ दीजिए, तो बचेगा 4 2 3 2, 4 2 3 2, 4 2 3 2। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाएगा 2। और इसी एलिमेंट का अगर निकालना होगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट
C32, तो इसका सिंबल हो जाएगा C32। C32 बराबर -1 के पावर में 3 + 2 और M32, तो -1 के पावर 3 2 5 यानी विषम संख्या, तो माइनस लग जाएगा, यानी जो माइनर आया है यही चीज लिखेंगे हम लोग और इसको हल कर देंगे और उसमें माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -2, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -2। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। शेष इसमें का जो एलिमेंट है उसका माइनर और कोफैक्टर आप स्वयं से निकाल लीजिए। अब हम लोग 3 गुना 3 का जो है कि डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज से हल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं दिया गया है डेल्टा बराबर 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखिए इसको हम लोग पीछे जो पढ़े हैं पार्ट 1 में डिटर्मिनेंट में, उस विधि से भी इसको हम लोग बना सकते हैं और प्रॉपर्टीज से ही बना सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टीज से बनाना आसान होगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ हम लोग जो है कि 7 7 49 7 9 63 2 65 8 9 72 3 75 9 9 81 5 86। हम लोग ऐसा करते हैं कि C2 टेंस टू नहीं C1 टेंस टू C1 + 9 C2 कर देते हैं। ठीक है, C1 में 9 से C2 में गुना करके जोड़ देते हैं। 9 7 63 2 65, 9 से गुना करते हैं C2 में, 9 8 72 3 75, 9 9 81 5 86 7 8 9 65 75 86। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ C1 और C1 एंड C3 बी आइडेंटिकल, यानी कि C1 और C3 जो है कि समान हो गया। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी को लगाएं, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि C3 टेंस टू C3 माइनस कोष्ट में C1 + 9 C2, तो 65 - 65 यहाँ 0 हो जाता, 75 - 75 यहाँ 0 हो जाता, 86 - 86 यहाँ 0 हो जाता। डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू जो है कि 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होगा। या डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम इक्वल हो जाता है किसी दूसरे रो या कॉलम के तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि C1 C3 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस स्थिति में इसका मान जो है कि 0 होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया गया है A - B, B - C, C - A, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C। इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी बना भी सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए इसका मान निकालना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ A प्लस में है, यहाँ A माइनस में है, B माइनस में है, B प्लस में है, C माइनस में है, C प्लस में है। तो ऐसा करते हैं, उसी प्रकार ऐसे भी है, A प्लस में, A माइनस में, B माइनस में, B प्लस में, C माइनस में, C प्लस में।
आप रो या कॉलम में से किसी एक को जोड़ दीजिए। आप या तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। हम लोग यहाँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, यानी कि R1 ये R1, इसमें R2 को R3 को जोड़ देते हैं। तो R1 यानी ये लाइन, R2 ये लाइन, R3 ये लाइन। तो R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट, तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब नीचे चाहे जो कुछ भी आएगा, ये तो दोनों ज्यों का त्यों रह जाएगा। जो कुछ भी नीचे आएगा, डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 होता है तो उसका मान जो है कि 0 होता है। बाय प्रॉपर्टी इसका आंसर जो है कि 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट दिया गया है, पीटी का मतलब प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट में 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ले आना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। इसका LHS पार्ट दिया गया है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए अब हम लोग को ले आना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ हम लोग को सोचना होगा कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैसे आएगा। सबसे पहले जब हम लोग 1 1 1 देखेंगे तो घटाने वाला काम करेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ ए माइनस बी भी आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में हम लोग एक साथ 2 क्रिया कर सकते हैं यदि डिटर्मिनेंट 3 गुना 3 ऑर्डर का हो। चलिए हम लोग यहाँ कर देते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। डिटर्मिनेंट में अगर आप लोग को 2 क्रिया एक साथ करने में दिक्कत होगा, एक एक क्रिया करेंगे बारी बारी से, अदरवाइज आप 2 क्रिया एक साथ कर सकते हैं। नियम कहता है डिटर्मिनेंट जितने ऑर्डर का होता है उससे एक कम क्रिया जो है कि हम लोग करेंगे एक बार में। डिटर्मिनेंट यहाँ 3 गुना 3 का है, एक कम कर देंगे, यानी 2 क्रिया एक साथ हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर 4 गुना 4 का डिटर्मिनेंट होगा तो एक कम यानी 3 क्रिया हम लोग एक साथ कर सकते हैं। करते समय यही ध्यान रखना है कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 जब किए हैं तो R1 मेरा पहले वाला R1 नहीं रह गया, R1 अब बदल गया। इसका मतलब ये है कि अब R1 का यूज नीचे वाला जो क्रिया करेंगे उसमें R1 का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यानी R1 अब चेंज हो गया। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, यानी R1 जो है कि अब चेंज हो गया। तो अब R1 का यूज नीचे नहीं करें, हम R1 का यूज नीचे नहीं किए हैं, नीचे किए हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। नियम कहता है R1 टेंस टू R1 से स्टार्ट करेंगे, R1 टेंस टू हम लोग R1 माइनस R2 किए हैं। सेकेंड नियम कहता है कि एक बार क्रिया का यूज कर दिए और उसी में दोबारा क्रिया आप कर रहे हैं तो जो ऊपर क्रिया किए हैं जिसमें परिवर्तन हो चुका है उसका अब यूज नीचे में नहीं करेंगे। हम लोग R1 टेंस टू यानी R1 में परिवर्तन किए हैं, अब R1 का यूज नीचे में नहीं करेंगे, तो हम लोग नीचे R2 टेंस टू R2 माइनस R3 किए हैं। चलिए तो हम लोग करते हैं सोल्व इसको। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, 1 में से 1 जाएगा 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। R3 में कोई परिवर्तन नहीं, R3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे हम लोग। अब इसमें जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 0 गुना कुछ नहीं है तो इसका मतलब a माइनस बी यहाँ छुपा हुआ है। अब देखिए a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं,
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं और उसके नीचे वाला से बी माइनस सी बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 ही रह जाएगा। ए माइनस बी बाहर हो गया, यहाँ 1 बचेगा। ए माइनस बी यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी बाहर हो गया, ए प्लस बी बच जाएगा। 0, बी माइनस सी बाहर, बी माइनस सी बाहर तो बी प्लस सी बचेगा। 1 सी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी। अब डिटर्मिनेंट आसान हो गया है, इसको हम लोग अब सोल्व कर देंगे। इसमें 2 0 मिल चुका है, हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलाउंग तोड़ देते हैं। तो 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0, प्लस माइनस प्लस, तो 1 को पकड़ लेते हैं। 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसको हल कर लेंगे। 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी कट जाएगा, यानी हमारा आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यही हमको RHS में ले आना है। RHS प्रूव्ड। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं पढ़ सकें।